नमस्कार। आज बात करते हैं अरुंधति रॉय के बुकर प्राइज विजेता उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। ये एक ऐसी कहानी है जहां छोटी छोटी बातें मतलब एक फुसफुसाहट या एक गलत नज़र भी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकती हैं। तो चलिए आज उन अदृश्य नियमों और ऐतिहासिक ताकतों को समझते हैं जिन्होंने एक परिवार को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। देखिए, उपन्यास की शुरुआत ही इस दर्दनाक लाइन से होती है जो हमें सीधा कहानी के अंजाम पर ले जाती है। अरुंधति रॉय हमें पहले ही बता देती हैं कि सब कुछ टूट चुका है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि क्यों हुआ। और ये जो टूटना है ना, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं है, बल्कि हजारों छोटी छोटी चोटों का अंजाम है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके चारों तरफ ये पूरी कहानी घूमती है। इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम उन नियमों, उन घटनाओं और उन ऐतिहासिक ताकतों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने एक हंसते खेलते परिवार की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो उपन्यास की शुरुआत एक रहस्य से होती है, एक भयानक घटना जिसे द टेरर कहा गया है। वो पूरी कहानी पर एक साए की तरह मंडराती रहती है। हमें ये तो पता होता है कि कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन असल में क्या और कैसे हुआ, ये राज बहुत धीरे धीरे खुलता है। कहानी का जो केंद्र है वो है सोफी मोल का अंतिम संस्कार, जुड़वा बच्चों की अंग्रेज चचेरी बहन। कहानी बार बार उस पीले चर्च और उस ताबूत पर लौट कर आती है। ये हमें याद दिलाता है कि ये मौत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये वो धुरी है जिसके चारों ओर इस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए टूटकर बिखर गई थी। इस हादसे का असर हर किसी पर बहुत गहरा और हमेशा के लिए होता है। अम्मू का दुख उसे इतना बदल देता है कि वो अपने ही बच्चों के लिए कठोर बन जाती है। छोटा एस्था, वो तो बोलना ही बंद कर देता है, मानो उस भयानक याद से बचने के लिए उसने खुद को दुनिया से ही अलग कर लिया हो। और पूरा परिवार एक ऐसे राज के बोझ तले दब जाता है जिसे कोई कह नहीं सकता। एक ऐसा राज जो उन्हें एक साथ भी रखता है और अलग भी करता है। लेकिन आखिर ये सब हुआ ही क्यों? इसका जवाब उपन्यास के बिल्कुल दिल में है। प्रेम के नियम। ये समाज के वो अदृश्य लेकिन बहुत ही सख्त कायदे हैं जो तय करते हैं कि किसे प्यार किया जा सकता है और कैसे। उपन्यास साफ साफ बताता है कि ये नियम कितने कठोर हैं। ये सिर्फ कोई सुझाव नहीं है, ये वो लकीरें हैं जिन्हें लांघने की सजा मौत से भी बदतर हो सकती है। कहानी का जो पूरा संघर्ष है वो इन्हीं नियमों को तोड़ने से पैदा होता है। और ये जो प्रेम के नियम हैं, इनकी नींव रखी है जाति व्यवस्था ने। IMNM की दुनिया साफ तौर पर दो हिस्सों में बटी है, स्पृश्य और अस्पृश्य। एक तरफ ऊंची जाति के सीरियन ईसाई हैं और दूसरी तरफ परवन जैसी निचली जातियां। ये सिर्फ एक सामाजिक बंटवारा नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी खाई है जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। बेबी कोचम्मा का बस ये एक वाक्य ही दिखा देता है कि ये भेदभाव कितना गहरा और अमानवीय है। ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस जहरीली नफरत का सबूत है जो इन सामाजिक सीमाओं को बनाए रखती है। ये वो मानसिकता है जो इंसानों को इंसान ही नहीं समझती। तो एक तरफ तो ये बड़े बड़े नियम हैं, लेकिन त्रासदी की असली जड़ उपन्यास के शीर्षक में ही छिपी है, छोटी चीजों का देवता। ये उन छोटी छोटी घटनाओं, भावनाओं और गलतियों की कहानी है जो मिलकर एक बहुत बड़ी तबाही को जन्म देती हैं। एस्था के साथ जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिनेमा घर में एक गाना गुनगुनाने से शुरू हुई बात ऑरेंज ड्रिंक लेमन ड्रिंक मैन के हाथों हुए यौन शोषण तक पहुंच जाती है। ये दर्दनाक अनुभव एक ऐसा राज बन जाता है जिसे वो किसी को बता नहीं पाता, और यही राज बाद में पुलिस के सामने बोले गए एक छोटे से झूठ की वजह बनता है जो आखिरकार विलुथा की मौत का कारण बन जाता है। और इन सब का नतीजा एस्था की खामोशी। पर यह सिर्फ चुप रहना नहीं था, यह उस भयानक याद से बचने का एक तरीका था, एक तरह का मनोवैज्ञानिक पलायन। ये एक ऐसी चुप्पी थी जिसने उसकी पूरी पहचान को निगल लिया, उसकी यादों से सारे शब्द छीन लिए और उन्हें बेजुबान बना दिया। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक परिवार की गलतियों की नहीं है। उपन्यास हमें दिखाता है कि कैसे इस परिवार की निजी कहानी केरल के इतिहास, जाति और राजनीति की बड़ी ताकतों से जुड़ी हुई है। चाको का ये कहना परिवार की उस उलझन को दिखाता है जो आज़ादी के बाद पैदा हुई। वे अपने ही देश में बाहरी लोगों की तरह महसूस करते हैं, एक ऐसी पहचान के साथ जो न तो पूरी तरह भारतीय है और न ही पूरी तरह अंग्रेजी। वो कहीं बीच में फंसकर रह गए हैं।
चैको इसे एंग्लोफाइल्स का परिवार कहता है, मतलब वो लोग जो अपने विजेताओं की पूजा करते हैं और खुद से नफरत करते हैं। उनका मन एक ऐसे युद्ध से भर चुका है जिसने उनके सपनों पर कब्जा कर लिया है और वे अपनी जड़ों से पूरी तरह कट चुके हैं। वेलुथा के खिलाफ जो हिंसा होती है वो सिर्फ कुछ पुलिस वालों का गुस्सा नहीं है। नहीं, वे तो बस समाज के बनाए नियमों को लागू कर रहे हैं। वे इतिहास के जल्लाद हैं जिन्हें नियम तोड़ने वालों से हिसाब चुकता करने के लिए भेजा गया है। ये क्रूरता निजी नहीं बल्कि व्यवस्था का हिस्सा है। और इस पूरी ऐतिहासिक और सामाजिक उथल-पुथल के बीच में हैं दो बच्चे, जुड़वा भाई बहन एस्था और रेहिल। उनका रिश्ता इस कहानी का भावनात्मक दिल है, एक ऐसा बंधन जो दुख और सदमे की नींव पर बना है। उनकी पहचान लगभग एक ही है। सोचिए, वे शारीरिक रूप से दो हैं, लेकिन उनकी आत्मा जुड़ी हुई है। उपन्यास बताता है कि वे एक दूसरे के सपनों को महसूस कर सकते थे और उन यादों को भी जानते थे जिनमें वे खुद मौजूद नहीं थे। उनका बंधन हमारी सामान्य समझ से बहुत परे था। और यही है उनके साझा गुनाह और उनकी खामोशी का असली कारण। सालों बाद जब वे मिलते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि वे दोनों एक ही बोझ ढो रहे हैं, ये सच कि उनके प्यार ने एक आदमी की जान ले ली थी। तो जब वो सालों बाद मिलते हैं तो वो कोई खुशी का पल नहीं होता। ये दो टूटे हुए हिस्सों का एक साथ आना है जो एक दूसरे को पूरा नहीं करते बल्कि एक दूसरे के गहरे दुख को पहचानते हैं। उनका बंधन आराम का नहीं बल्कि साझा पीड़ा का है। और अंत में उपन्यास हमें एक बहुत ही मार्मिक और अनसुलझे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एस्था अपनी मां से पूछता है, अगर तुम एक सपने में खुश हो अम्मू, तो क्या वो गिना जाता है? क्या सपनों की वो पल भर की खुशी असल जिंदगी के भारी दुख का वजन थोड़ा भी कम कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलता।